वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं सबसे बेस्ट टॉपिक है जीएसटी, क्योंकि हम टेली की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं टेली सॉफ्टवेयर की, और उसमें एक जीएसटी का टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी यहीं पे ही मैं खत्म कर देता हूँ यूट्यूब चैनल पे ही। तो ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की समझ से बाहर है थोड़ी सी जीएसटी। तो जीएसटी को आज हम कवर करने जा रहे हैं। पहले तो जीएसटी देखेंगे, फिर जीएसटीएन क्या होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद जीएसटीएन क्या होता है वो देखेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री को मैं पहले ही खत्म कर दूंगा कि जीएसटी की हिस्ट्री क्या है। देखो जीएसटी का कंसेप्ट अगर हम देखें वर्ल्ड में सबसे पहले किस मुल्क ने जीएसटी को अडॉप्ट किया, तो फ्रांस ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले जीएसटी को अडॉप्ट किया, जीएसटी सिस्टम को मतलब सबसे पहले शुरू किया उसी ने, और वहीं पे सबसे पहले जीएसटी अडॉप्ट हुई थी। फिर उसके बाद वर्ल्ड में आने लगी ये जीएसटी का कंसेप्ट। लेकिन हम अगर इंडिया की बात करें, हम इंडियन हैं, तो हम बाहर की मुल्कों को छोड़ के पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में द फादर ऑफ जीएसटी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी है। क्यों है? क्योंकि इसने जीएसटी का मॉडल तैयार करने के लिए बहुत ही कोशिश की। 2010 में एक ऐसी कमेटी बनी थी इंडिया में जहां पे जीएसटी का मॉडल तैयार करने के बारे में सोचा गया। और उस वक्त जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उसने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसका नाम था आसम दास गुप्ता। आज भी आप जाओ नेट पे सर्च करो कहीं पे भी कि जीएसटी का मॉडल इंडिया में किसने तैयार किया। मॉडल का मतलब स्ट्रक्चर, किस तरह की जीएसटी होनी चाहिए, तो वो है आसम दास गुप्ता। आसम दास गुप्ता जो फाइनेंस मिनिस्टर था वेस्ट बंगाल का, उसको कहा गया कि आप मॉडल तैयार करो जीएसटी का। और पहला प्रेसिडेंट अगर हम बात करें जीएसटी का, तो वो कौन है? अरुण जेटली। ठीक है। तो मतलब 2010 से ही ये चीजें, अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी को लाने के लिए बहुत कुछ कोशिशें की, इसी वजह से इसको फादर ऑफ इंडियन जीएसटी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट जुलाई 2017 ऐसा दिन था जब पूरे इंडिया में एक कोहराम सा मच गया था कि जीएसटी आ गई है, जीएसटी आ गई। पता नहीं कितने टाइप के टैक्स, लोग समझ से बाहर, मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये जीएसटी क्या है। लोग खौफ से मतलब डर रहे थे कि शायद जीएसटी कोई बड़ी चीज है। और लोगों को, दरअसल लोगों का डरना भी सही था क्योंकि जीएसटी इन्होंने 4 टाइप्स की दे दी थी, तो लोग समझ रहे थे कि चारों की चारों शायद पे करनी है। अभी आज हम इसमें देखेंगे कि वो कौन सी जीएसटी कैसे पे करनी है, वो भी देखेंगे। तो आप यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू बने रहें लास्ट तक, तब आपको जाके जीएसटी अच्छे से समझ आएगी। तो क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 में हमारे यहाँ पे जीएसटी को क्या किया गया, मतलब अच्छे से लागू कर दिया गया। अब हम बात करें कि जीएसटी के रिलेटेड अगर कोई भी इशू होते हैं इंडिया में, तो हमारे पास कौन सी कमेटी है, क्या है जीएसटी की खातिर, जीएसटी के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? तो हमारे पास है गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल। इसमें कितने मेंबर हैं? 33 मेंबर हैं। अब ये 33 मेंबर कौन होते हैं? इन 33 मेंबर में हम अगर बात करें यूनियन गवर्नमेंट की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां से कितने आदमी आते हैं? यहां से 2 मेंबर रहते हैं। और स्टेट्स के जो हमारे मेंबर रहते हैं इसमें, यहाँ स्टेट्स के 28 मेंबर रहते हैं। और 3 यूटीज हैं। कौन कौन सी? दिल्ली, ठीक, पौंडीचेरी, और उसके बाद जे.एंड.के। यहां से 3 मेंबर जाते हैं। तो कितने हो गए? 28 मेंबर ऐसे हैं, 28 मेंबर जो स्टेट्स से जाते हैं। इस काउंसिल में है मेंबर स्टेट्स के 28, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 रहते हैं, और दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से 3 मेंबर इस काउंसिल में जाते हैं। ये एक ऐसी काउंसिल है इंडिया में जो जीएसटी के रिलेटेड सारे इश्यूज को सॉल्व करती है। मतलब जीएसटी कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सब कुछ यहीं पे होता है। ठीक है, क्लियर? अब हम जाते हैं जीएसटी की तरफ कि ये जीएसटी है क्या। ठीक है, देखो जीएसटी को समझने से पहले हम एक बात समझेंगे कि पहले इंडिया में टैक्स 2 तरह का होता था। एक होता था डायरेक्ट टैक्स, शायद आपको याद भी होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा होता था इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो है ना, ये डायरेक्ट टैक्स पे नहीं लगती है, ये इनडायरेक्ट टैक्स पे लगती है। यानी जीएसटी का मतलब क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब चीजों पे लगने वाला टैक्स जो होता है वो जीएसटी कहलाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में आती है जीएसटी, ना कि
डायरेक्ट टैक्स में आती हैं। ठीक है, अब ये जीएसटी को देखो, इंडिया वाले तो टैक्स ले रहे थे, डायरेक्ट टैक्स भी ले रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्स भी ले रहे थे, तो जीएसटी को लाने की क्या जरूरत पड़ी? आइए देखते हैं इस बारे में। देखिए, जब ब्रिटिश यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे उस वक्त क्या था कि उसके बाद भी अगर बाहर से कोई भी कंपनी यहाँ पे आती है, मतलब ट्रेड करने के लिए या अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आती है, तो उससे बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हो जाती है वो। क्यों? क्योंकि इंडिया में 28 स्टेट हैं, ठीक है, 28 स्टेट में अलग अलग जीएसटी रहती है, अलग अलग टैक्स रहता है। जेएंडके में जाओ तो जेएंडके में मान लो कि किसी चीज की ट्रेड करो तो 14% मान लो उस पर टैक्स रहेगा। मुंबई में जाओ उसी चीज की करो तो 20% रहेगा। दिल्ली में जाओ तो 10% रहेगा, किसी जगह ज्यादा किसी जगह कम। तो ये बैलेंस बरकरार नहीं था। बाहर की मतलब कंट्रीज यहाँ आती थी ट्रेड के लिए, वो कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं कहाँ पे करूं। वो मतलब जीएसटी को उन्होंने मतलब समझने से उनसे बिल्कुल बाहर था। फिर उन्होंने सोचा यार क्या किसी एक स्टेट में तो कम है, किसी स्टेट में तो ज्यादा है, बेहतर है मतलब हम प्रॉफिट के पीछे भागते रहेंगे, हमें पहले तो जीएसटी का मसला हल करना है कि किस स्टेट में कम है, किस स्टेट बेहतर है हम करें ही ना। तो वो यहाँ करने के बजाय दूसरे कंट्रीज में जाती थी। तो इंडिया वालों ने सोचा कि हम ऐसा टैक्स लगाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेट्स हो, पूरे इंडिया में हो। यानी कि अगर कोई चीज आप जेएंडके में खरीद रहे हो, वो तो मतलब उस पे जीएसटी 14% लगती है, मुंबई में भी वही लगनी चाहिए, दिल्ली में भी वही लगनी चाहिए, बेंगलोर में भी वही लगनी चाहिए, हर एक जगह पे सेम टू सेम जीएसटी लगनी चाहिए। क्लियर? इस वजह से इंडिया वालों ने इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया एक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अगर मैं कहूँ तो जीएसटी इन्होंने बोला था वन जीएसटी वन इंडिया, मतलब जीएसटी पूरे इंडिया में होनी चाहिए, तो वो नहीं है। अगर वो होता तो डायरेक्ट टैक्स पे भी जीएसटी होती सेम टू सेम सबको, लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज पे जो जीएसटी लगाई है वो इंडिया में हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर? अब हम देखेंगे कि जीएसटी के टाइप्स हमारे पास क्या रहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी हम देखेंगे। टाइप्स ही को समझना जरूरी है। पहले हमारे पास रहती है सीजीएसटी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास रहती है एसजीएसटी, और तीसरी हमारे पास रहती है यूटीजीएसटी, और चौथी हमारे पास रहती है कौन सी? इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। ठीक, अब जब इंडिया में जीएसटी को स्टार्ट किया गया तो सारे लोग कंफ्यूज थे कि हमें शायद चारों की चारों जीएसटी टाइप, हमें चारों जीएसटी भरनी है, मगर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अब देखो जीएसटी किन लोगों को, पहले मैं इन टाइप्स की तरफ आने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि जीएसटी किन लोगों को देनी पड़ती है। ठीक है, इंडिया में दो तरह मतलब जीएसटी जब लागू हुई तो स्टेट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है, मतलब जीएसटी देनी है दो तरह की स्टेट्स को, पूरे इंडिया की जो स्टेट्स हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक थी नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स, और दूसरी थी हमारे पास स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक, यहां पे रखा गया 20 लाख और यहां पे रखा गया 10 लाख। ठीक, अब समझो ये क्या है। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका जो मतलब ट्रेड है, आपकी बिजनेस डेवलप होके 20 लाख रुपए का आपने टर्नओवर कर लिया है, ठीक है ना, 20 लाख रुपए का, उस वक्त आपको जीएसटी देनी ही देनी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप लोगों ने 10 लाख तक की बिजनेस की है तो उस वक्त आप मतलब 10 लाख बिजनेस आपका हो गया है, ये मतलब जो टारगेट था आप 11 लाख पे पहुंच गए हो, 10 लाख आपका टारगेट क्लियर है, तो भी आपको जीएसटी देनी है क्योंकि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। तो इस तरह से इंडिया ने स्टेट्स को दो कैटेगरी में बांटा। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में 20 लाख अगर आपका ट्रेड रहता है उस वक्त आपको देनी पड़ेगी, आपकी बिजनेस रहती है अगर 20 लाख रुपए की, मतलब 20 लाख को छू जाती है तो आपको जीएसटी पे करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी थी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इसमें क्या है कि इसमें अगर आपकी बिजनेस कितनी रहती है, 10 लाख रुपए अगर रहती है, उस वक्त आपको जीएसटी देनी ही देनी है। अब जीएसटी कितने टाइप के लोगों को देनी है? 3 तरह के लोगों को देनी है।
वो हम पहले समझेंगे कि कौन से 3 तरह के लोग हैं वो, ठीक है। जीएसटी 3 तरह के लोगों को देनी है। पहले तो हम देखेंगे 20 लाख और 10 लाख जो मैंने आपको अभी बोल दिया है, और दूसरा हम देखेंगे इंटीग्रेटेड, और तीसरा हम देखेंगे ऑनलाइन। अब ये इंटीग्रेटेड और ऑनलाइन क्या, पहले तो आप समझ गए हो कि जिसका नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में 20 लाख टर्नओवर होता है उसको देना ही देना है। उसके बाद दूसरा आपने देखा कि जिसका 10 लाख टर्न होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में उसको देना ही देना है जीएसटी। और फिर हम देखेंगे अगर इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि अगर आप अपनी बिजनेस किसी दूसरी स्टेट के साथ कर रहे हो, मान लो हम जे में हैं, ठीक है, और हम जे से बिजनेस कर रहे हैं जे से बाहर दिल्ली के साथ, तो जैसे ही जे की बाउंड्री से बाहर होते हैं दूसरे स्टेट से 1 रुपए की भी अगर हम बिजनेस करते हैं, 1 रुपए की भी चीज लाते हैं, उस वक्त आप पे इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती ही लगती है। यानी कि इसमें शर्त ये नहीं है कि 20 लाख या 10 लाख, इसमें शर्त ये है कि अगर आप अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट के साथ, मतलब जे वाला अगर दिल्ली के साथ, जे वाला मुंबई के साथ अगर बिजनेस करता है, उस वक्त आप पे जीएसटी लगती ही लगती है, चाहे आप मतलब बिल्कुल कम ही ट्रेड क्यों ना करो। तो फिर है तीसरा ऑनलाइन। ई कॉमर्स का तो आपको पता ही, आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई चीज Myntra पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी कोई चीज ऑर्डर करते हो, उसके बाद देखते हो आप एक बिल साथ आती है, उस पर जीएसटी मेंशन होती है। ऑनलाइन चीजों पे जीएसटी लगती ही लगती है। अब समझ आ गई किन चीजों पे। अगर आपका मान लो बिजनेस 3 लाख तक जा रहा है, 2 लाख तक, तो आपको क्या जरूरत है जीएसटी भरने की, क्योंकि कंडीशंस यही रखी गई है, 3 कंडीशंस। अब हम देखेंगे कि जीएसटी के टाइप्स क्या रहते हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गई होगी कि किन किन लोगों को जीएसटी देनी है। सब लोग समझ गए थे कि शायद सबको, आम एक इंसान को भी जीएसटी देनी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आम इंसान को कोई जीएसटी नहीं देनी है। 3 तरह के लोगों को जीएसटी देनी है, जो मैंने आपको बता दिया। अब है कि जीएसटी के टाइप्स, ये 4 टाइप्स क्या हैं। देखो, इंडिया में वबाल कैसे आया था। 1 जुलाई 2017 का दिन मुझे आज भी याद है कि उस वक्त जैसे ही जीएसटी का नाम आ गया तो सब लोग डरने लगे कि हाँ जीएसटी, अब पता नहीं ये कितना टैक्स देना होगा हमें, क्या है। लोग अपनी जगह सही थे, एक एंगल से क्यों सही थे, वो ये सोच रहे थे कि अगर मतलब यहाँ पे 4 तरह की जीएसटी है, तो मतलब ये एक टाइप की हम पे ज्यादती है, हमें ये जीएसटी भी, ये जीएसटी भी, ये भी चारों जीएसटी देनी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब देखो सीजीएसटी क्या रहती है। सीजीएसटी सबसे बड़ी जीएसटी है, और सीजीएसटी एक ऐसी जीएसटी है जो आपको देनी ही देनी है, अनी हाउ, किसी भी सूरत में देनी है। मेरी बात आपको समझ आई। यानी कि आप अगर ये कहोगे ना कि हम ये जीएसटी देंगे, ये साथ में नहीं देंगे, ये सीजीएसटी जो होती है इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे अगर हम बात करें, आप लोग सब अवेयर होते हैं, हमारे इंडिया में स्टेट्स पे, यूटीज पे, सब पे सेंटर का ही राज रहता है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी गवर्नमेंट है, इसको जीएसटी आपको देनी ही देनी है। अगर आप स्टेट में रह रहे हो तो आपको स्टेट जीएसटी देनी है, मगर साथ में सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी भी देनी है। अब हम समझेंगे कि किस तरह से, कैसे इसका प्रोसेस है। देखो, आप मान लो किसी मतलब जे में हो या मुंबई में हो और किसी स्टेट में, वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो, कितनी मतलब आपने बिजनेस की है, तो आप पे जीएसटी लागू हो रही है। मान लो 10% आप पे जीएसटी लागू होगी, और 10% के हिसाब से मैं मानता हूं वो 100 रुपए है, यानी कि 100 रुपए आपको जीएसटी देना ही देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 100 रुपए जीएसटी आपको देनी है, तो वो जीएसटी आपको किसको देनी है। जीएसटी देने के लिए आपको मतलब सीजीएसटी आपको देना है या एसजीएसटी देना है, दोनों देना है। क्यों? अब देखो, आप बोलोगे कि शायद उस वक्त लोग भी यही कंफ्यूज हो गए थे कि अगर 10% जीएसटी का 100 रुपए बनता तो इसका मतलब दोनों को देनी है, तो 200 रुपए बनते हैं, कैसे। ये 10% सीजीएसटी को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी को भी देना है, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी 10% देना है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनको भी देना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर वो हिसाब देखेंगे तो 10% और लगाओ तो 200 रुपए बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसी 10% में से यहाँ पे अगर 10% में से 5% कितना बनता है, मान लो 50 रुपए बनते हैं, तो 5% और कर दो 50 रुपए, ये जो होती है, और ये मतलब 5% आपको लेके जाएगी कौन? सीजीएसटी, और 5% आपको लेके जाएगी एसजीएसटी। यानी कि यही 10% आपको देने हैं, आपको कोई भी मतलब 20% नहीं देने हैं। आप सोच रहे हो शायद दोनों को हमें देना है, तो बिल में भी देखना, आप ऊपर लिखा होगा सीजीएसटी एसजीएसटी, तो मतलब कि आप दोनों को नहीं देना है। 200 रुपए आपको नहीं पे करने, आपको वही 100 रुपए पे करने हैं। मगर उसमें से ये उनका अपना कायदा कानून है कि वो 5% के हिसाब से 50 रुपए जो बनते हैं, वो ये 100 रुपए हैं 10% के हिसाब से। 50 रुपए लेके जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, ठीक है, और 5% लेके जाएगी स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, क्योंकि आप स्टेट के अंदर रह रहे हो। अब सेम मसला यहां पर भी लगता है। आप अब अवेयर होंगे कि यूटी का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी, मरकजी इलाके, इन पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का राज रहता ही रहता है। तो यूटी जीएसटी, अगर आप यूटी में रह रहे हो, मान लो जेड के अब यूटी है, दिल्ली में यूटी है, पौंडीचेरी यूटी है, यहाँ पे अगर आप रह रहे हो, यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में आपको जीएसटी देनी पड़ गई है, तो उस वक्त आप क्या करते हो, 5% यूटी जीएसटी को जाएगा और 5% आपको सीजीएसटी को जाएगा। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को जाएगा 5%, इसी 10% में से, और फिर जो सीजीएसटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये अपना 5% लेगी। यहाँ एसजीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि आप यूटी में रह रहे हो, आप स्टेट में नहीं रह रहे हो। अब समझ आ गई इजिली, ये तीन तो आपको समझ आ जाएंगी कि एसजीएसटी उस वक्त लगती है जब आप किसी स्टेट में रहते हो, आप पे टैक्स लगता है, आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी देनी है जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देनी है। स्टेट गवर्नमेंट को उसी 10% में से 5% लेनी है, वो खुद ले लेंगे, आपको सीधा 10% ले लेंगे, और 5% सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के दे देगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आप यूटी जीएसटी में मतलब यूटी में रह रहे हो, उस वक्त आपको यूटी जीएसटी देनी है, उस वक्त एसजीएसटी आपको टोटल नहीं देनी। आपको अगर आप यहाँ रह रहे हो, यूटी में अगर आप रह रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त आपको यूटी जीएसटी देनी है, यानी कि 5% यूटी जीएसटी, 5% सीजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो होती है, वो हर एक जीएसटी के साथ रहती है। तीनों आपको समझ आ गई। अगर आप यूटी में हो तो यूटी जीएसटी, अगर आप स्टेट में हो तो स्टेट जीएसटी, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी सीजीएसटी तो रहती ही रहती है। अब हम आएंगे किसकी तरफ, आईजीएसटी की तरफ, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि इसको समझने में ही लोगों ने गलती की थी। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप एक स्टेट से निकलकर दूसरी स्टेट के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, वहां से आप बिजनेस कर रहे हो, उस वक्त आप पे जीएसटी लगती है। तो आईजीएसटी वही होती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। लेकिन इसमें वबाल क्या हो जाता है, इसमें आम एक इंसान मारा जाता है। कैसे? मान लो बेंगलोर का कोई बंदा है, रहने वाला है, ठीक है, वो ट्रेड कहाँ कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है मुंबई में, मतलब वहां से उसने चीजों को लिया है, वहां वो बिजनेस कर रहा है अपनी, ठीक है। तो अब वहां से वो चीजें लाता है, तो वो कंफ्यूजन यहाँ ये है कि उसको बेंगलोर का भी, मतलब बेंगलोर की स्टेट को भी, जहां वो रह रहा है, वहां भी उसको एसजीएसटी देनी होगी, और मुंबई से जहां से वो ला रहा है, वहां भी उसको एसजीएसटी देनी होगी, साथ में सीजीएसटी तो है ही है। तो इस बेचारे को कितना नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको मुंबई स्टेट को भी जीएसटी देनी पड़ी, बेंगलोर स्टेट को भी जीएसटी देनी पड़ी, और साथ में सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी तो लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लो, हम देखेंगे ये जीएसटी है क्या। देखो, बेंगलोर का कोई बंदा है, वो मुंबई में गया, वहां से मतलब वो बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदने के लिए गया, तो यहां से मतलब उसने सामान खरीदा, तो उस वो देगा सिर्फ दो तरह की जीएसटी। कौन सी देगा? एक देगा एसजीएसटी, ठीक है, और प्लस देगा सीजीएसटी। देखो, अब स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, अब दोनों स्टेट को आपस में झगड़ा है, बेंगलोर बोलेगी मैं लूंगी,
मुंबई बोलेगी मैं जीएसटी लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ना बेंगलोर को जीएसटी देना है ना मुंबई को जीएसटी देना है। जीएसटी जो है ये अगर 10% जीएसटी है, ये सीधा सीजीएसटी को जाएगी, सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी जो है उसको, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी ले जाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से, मतलब बेंगलोर का बंदा था मुंबई से सामान खरीद रहा था, बात को समझना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के एसजीएसटी जो है वो बेंगलोर को देगी और सीजीएसटी खुद रख लेगी, यानी कि 5% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 5% जो है वो कौन रखेगी, बेंगलोर वाली, जहां से बंदा ट्रेड करने के लिए गया है। अब आप बोलोगे मुंबई के पास क्या रहा, क्यों, क्योंकि 5% सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं आप दो झगड़ा मत करो, मैं खुद ही जीएसटी को लेती हूँ, तो 10% पहले जीएसटी सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, लेकिन उस 10% में से 5% जो है, 5% क्या हुआ, 5% उसने बेंगलोर को दे दिया, तो मुंबई फिर से रहेगी, मुंबई रही नहीं है, मुंबई को भी बेनिफिट है, तीनों का बेनिफिट हो गया। देखो क्या, मुंबई में कोई फैक्ट्री बन रही थी, उसको अपना रॉ मटेरियल, मतलब उसको अपनी चीजें जो होती हैं वो बाहर बेचनी ही बेचनी थी, उसका बेनिफिट ये हुआ कि बेंगलोर वालों ने उससे चीजें खरीद ली, उसकी बिजनेस डेवलप हो गई, उसका फायदा ये हुआ। बेंगलोर का फायदा ये हुआ कि बेंगलोर को 5% जीएसटी मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगी ही लेगी, इसी को तो आईजीएसटी बोलते, समझ आ गई। यानी कि बेंगलोर का कोई बंदा मुंबई में ट्रेड करता है तो उस वक्त मुंबई भी बोलेगी जीएसटी, ये भी बोले, बेंगलोर भी बोलेगी जीएसटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से जीएसटी नहीं लेने देगी, पहले खुद ही ले लेगी 10%। फिर उसमें से देखेगी कि माल कहाँ जा रहा है, मतलब मुंबई में बना हुआ है मगर माल किस जगह जा रहा है, तो जा कहाँ रहा है, बेंगलोर में जा रहा है, क्योंकि बेंगलोर का बंदा गया है माल लाने के लिए, तो उठा के बेंगलोर को 5% देगी, 5% खुद रख लेगी। मुंबई का ये फायदा हुआ कि वहां फैक्ट्री थी, मैन्युफैक्चर किया था उन्होंने बहुत सारा कुछ, वो भी बिक गया, मतलब कि तीनों को फायदा हो गया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखो एक आम इंसान को 3 तरह की जीएसटी नहीं देनी पड़ी, सिर्फ उसको 2 जीएसटी देनी पड़ी, एक अपनी ही स्टेट को, उसको बेंगलोर को आ गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपका। तो अब हम देखेंगे कि जीएसटीएन क्या होता है। जीएसटीएन एक ऐसा स्पेशल नंबर होता है जो जीएसटी की तरफ से आपको दिया जाता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट पे होता है। ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, ये जीएसटी का कोई नंबर नहीं होता, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। यहां तक आप देख लो, पहले जो 2 डिजिट जीएसटी के नंबर में रहते हैं वो स्टेट कोड रहता है, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो हर एक स्टेट का कोड रहता है, वो 1 और 2 रहता है। उसके बाद अगर हम यहां से लेके 10 नंबर तक देखें, ये हमारा पैन नंबर रहता है, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, जो हर एक के पास पैन कार्ड होता है उसका नंबर जो रहता है वो यहाँ 10 वर्ड वही रहते हैं। फिर लास्ट के जो 3 रहते हैं, 3 जैसे मैंने यहाँ 4 5 6 समझाने के लिए लिखा है, तो वो जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यानी कि जीएसटी अपनी तरफ से एक स्पेशल नंबर आपको इशू करती है, वो लास्ट के 3 डिजिट रहते हैं। क्लियर इतना। अब हम देखेंगे जीएसटीएन क्या होता है। ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, टैक्स नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, इसी के आप अगर देखो जीएसटी के लिए आप जाते हो ना, मतलब गूगल वगैरह, वहां पे जीएसटीएन पे आपको जाना पड़ता है, यानी कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो आप जीएसटी के रिलेटेड सारे इश्यूज को सॉल्व करता है, कितनी मतलब जीएसटी आप भरते हो, कितनी जीएसटी आपको बाकी रह गई है, ये सारी चीजों का हिसाब किताब करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम जीएसटीएन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मुझे लगता है आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन अल्लाह हाफिज नासिर।